नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बात आपके मुद्दे में आज हम करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार इस वक्त चुनौतियों से चौतरफा घिरी हुई है। सूबे में नक्सलियों की नापाक हरकतें जारी हैं। लॉकडाउन में भी नक्सली सरकार के लिए चिंता बने हुए हैं, तो वहीं कोरोना से निपटना, अर्थव्यवस्था को संभालना और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी कराना भी सरकार के लिए उतना ही अहम है जितने की बाकी मुद्दे। मौजूदा हालात में कितने मोर्चों पर युद्ध लड़े सरकार, क्या है इस दौर में सरकार की प्राथमिकताएं और मौजूदा हालात में निपटने के लिए कितनी तैयार है सरकार, तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए पहले आप। छत्तीसगढ़ में नक्सली बने मुसीबत, सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर, शहीद हुआ एक शेर। छत्तीसगढ़ से कब होगा नक्सलियों का सफाया? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक बार फिर सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। फोर्स का एक इंटेलिजेंस के आधार पे प्लान किया हुआ ऑपरेशन था और सफलता है। 4 नक्सली मारे गए हैं, एक AK-47, एक SLR मिली है। दुखद है बस कि एक सब इंस्पेक्टर की शहादत हुई जो थाना प्रभारी थे, पार्टी कमांडर थे, आगे थे, इसलिए नक्सलियों की गोलियां सामना करना पड़ा। लेकिन पुलिस ने बहादुरी के साथ और उन्होंने भी पूरी वीरता के साथ नक्सलियों को मारने के बाद वीरगति पाई है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। नक्सलियों के साथ हुई ये कोई पहली मुठभेड़ नहीं है। इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान कई बार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रह रहकर कोरोना भी डरा रहा है। कोरोना से जंग लड़ना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाना भी मौजूदा वक्त में सरकार के लिए किसी युद्ध से कम नहीं है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से चरमराई हुई है। ऐसे में सरकार कितने मोर्चों पर युद्ध लड़े, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि किस मोर्चे पर सबसे पहले कमान संभाली जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बड़ा स्पष्ट सोच है। रोजाना वो समीक्षा करते हैं, अलग अलग अधिकारियों से अलग समीक्षा करते हैं, व्यापारियों से मिलाकर अलग। अभी कुछ दिनों से उनने पूरे प्रदेश के अलग अलग अंचल के किसान, व्यापारी, नौजवान एक एक आदमी बुला के मिलना शुरू किए हैं, उनसे फीडबैक लेना शुरू किए हैं और उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे व्यापारियों के लिए भी कुछ न कुछ आएगी और हम केंद्र सरकार से मुख्य रूप से देख रहे हैं कि कुछ वहाँ से पैकेज मिले ताकि सभी वर्गों को राहत दिया जा सके। संकट की घड़ी है और ऐसे में तमाम मोर्चों पर सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग लंबी चलनी तय है। लॉकडाउन में नक्सली किसी भी स्तर पर मजबूत न हो सके, इसके लिए भी तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि मौजूदा हालात में कितने मोर्चों पर युद्ध लड़े सरकार। मौजूदा हालात में क्या है सरकार की पहली प्राथमिकता? छत्तीसगढ़ से कब होगा नक्सलियों का सफाया? आर्थिक संकट से उबरने का क्या है सरकारी प्लान? कोरोना के चलते और बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, तो क्या करेगी सरकार? छत्तीसगढ़ ने मानपुर में हुए नक्सली हमले में फिर एक जवान को खो दिया। छत्तीसगढ़ के लिए चुनौतियां बिल्कुल कम नहीं है। लॉकडाउन के समय नक्सली हमला, कहीं न कहीं मजदूरों के वापस लौटने के बाद चुनौती, आर्थिक संकट, इतने ज़्यादा मोर्चे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। हर मोर्चे पर सरकार को दमदारी के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो न्यूज़ पंडित सतैपुर से आदित्य नामदेव। जब भी आपके सामने कोई नक्सली वारदात हुई होगी छत्तीसगढ़ में, आपने खबर सुनी होगी, उसके बाद सरकार काफ़ी दावे करती है कि नक्सल समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, सेना के जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, पुलिसकर्मियों की शहादत नहीं होगी। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है डाक के 3 पात, और वही कुछ यहाँ पर अब नजर आ रहा है। खैर, हम देखते हैं आज क्या कहती है सरकार। हम ये भी देखेंगे कि आज क्या प्रयास की बात करते हुए नजर आएगी, कैसे इस समस्या से जूझेगी और कैसे इस समस्या को दूर करेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका तारुफ उनसे हम करा देते हैं। हमारे साथ रामलाल वर्मा जी पूर्व IPS अधिकारी हैं, जुड़ चुके हैं। केदार गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता BJP के हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
और हो सकता है कुछ देर में और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े, सरकार की तरफ से भी कोई जुड़े, कांग्रेस की तरफ से जुड़े, तो उनसे भी बखूबी हम सवाल ले सकें। लेकिन चलिए शुरुआत आप ही लोगों से कर देता हूं। रामलाल वर्मा जी, शुरुआत में आप ये बताइए कि आपके सामने भी कई ऐसे मामले सामने आए होंगे, आपने भी देखा होगा कि नक्सली समस्या कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर हो गई है। क्या सरकारों की इच्छा शक्ति कम पड़ जाती है, या फिर जानबूझकर एक्शन नहीं लेते हैं, या फिर कोई और वजह है? हकीकत आप जरा जनता को बता दीजिए कि है क्या समस्या। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये नक्सल समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है। इसको यदि समाप्त करना है तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। और दूसरा जो कारण है, मैं बताता हूँ कि जो पुलिसिंग है, हम चीप पुलिसिंग करते हैं। हमें पुलिस को आधुनिक अस्त्र शस्त्र के साथ साथ में और दूसरी भी चीज़ें देनी पड़ेगी, जब भी हम इस नक्सलाइट समस्या को समाप्त कर सकते हैं। वैसे जब भी कोई अपराध घटित होता है, जैसे पहले सीआरपीएफ के 92 पर्सनल जवान मारे गए, उसके बाद तुरंत हम 2 या 3 कंपनी या 2000-3000 पुलिस फोर्स को हम एक्स्ट्रा भेज देते हैं। देखिए, पुलिस वहाँ पर न्यूमेरिकली अगर हम आपको बढ़ाना चाहोगे तो उससे समस्या का निराकरण नहीं होगा। इसका निराकरण आपको बिल्कुल ही आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र हैं और दूसरे जैसे एयरफोर्स वगैरह है, इसका हमको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे भी हेलीकॉप्टर्स हैं जिससे हम इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं नक्सलाइट कहाँ पर हैं। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी, वे अनमेन्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं और वो हेलीकॉप्टर्स में कोई मनुष्य को बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। वो 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो घूमते हैं और कैमरे से वो नीचे की ज़मीन की जो भी सर, मैं तो ये चीज़, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही रामलाल वर्मा जी, उसका फोटोग्राफ ले करके। वर्मा सर, आपने इतने अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए हैं, आप बता भी रहे हैं कि समस्या यहाँ पर क्या है। क्या सरकारों को एक बार भी मन में नहीं आया होगा? और वर्तमान की सरकार छोड़िए, अगर पूर्व की सरकार यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह की रही होगी, क्या उनको समझ में नहीं आया होगा कि ये सारे कदम उठाए जा सकते हैं या फिर ऐसा कुछ किया जा सकता है? इस बारे में भी हम बात कर लेंगे। शिवनराग पटेरिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ डॉक्टर पी के अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं और नक्सल समस्या को बखूबी समझते भी हैं। आप दोनों का भी स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। अभी रामलाल वर्मा जी की बात आप सुन रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं। ये नक्सल समस्या आखिर और कितना लंबा चलेगी? क्या हम लोग इस समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर ढूंढना नहीं चाह रहे हैं? सर, आप जरा बता दीजिए। पहले जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, उन्होंने देखा, उनके समय एक डी बंदोपाध्याय कमेटी गठित हुई थी प्लानिंग कमीशन से, उसके 16 मेंबर थे। उन्होंने जो सुझाव दिए थे कि ये समस्या डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म दोनों की है, भूमि सुधारों की। लेकिन क्या हुआ कि वो जो डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट थी, वो ना तो केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान दिया और ना ही राज्य सरकार ने। तो आज बहुत आवश्यक है कि जो केंद्र सरकार ने जो कमेटी गठित की थी, उसकी रिपोर्ट को देखा जाए और उसमें जो सुझाव है उनको तुरंत कार्यान्वित किया जाए। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि जो सरकार अधिनियम लाई आदिवासियों के लिए पेशा और स्टोरफा, उसमें भी काम नहीं हुआ है। अभी आदिवासियों को जो उनकी ज़मीन है जंगलों के पास, उसके पट्टे नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि जो उनकी ज़मीनें ट्रांसफ़र हो चुकी थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के, 92,000 एकड़ ज़मीन अभी भी कोर्टों में पड़ी है। कोर्ट क्या, रेवेन्यू कोर्ट में पड़ी है। तो 92,000, उसमें 61,000 लोगों के परिवार इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये आवश्यक है कि जहाँ पे कलेक्टर को चाहिए कि जो कलेक्टर हैं वो इन ज़मीनों को फोर्सफुल ट्रांसफ़र करें, जिन्होंने आदिवासियों से इलीगल तरीके से ज़मीन ले ली थी। इसके अलावा ये भी देखना है कि जो सीलिंग की ज़मीन इतनी पड़ी हुई है, भूदान की ज़मीन पड़ी हुई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के लोग गए थे, उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही लोग पटाईदार हैं, तो उनके रिकॉर्ड नहीं हुए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जब मैं भूमि सुधार का प्रधान सचिव था पश्चिम बंगाल में,
तो छत्तीसगढ़ के जो राजस्व मंत्री थे वो मिलने गए हमारे मंत्री से कि समस्या कैसे समाधान किया जाए। तो हमारे जो मंत्री थे विनय कृष्ण चौधरी, आप तो जानते हैं भूमि सुधारों के बड़े अध्येता थे, उन्होंने उनको मेरे पास भेजा कि आप अग्रवाल साहब से समझ के आइए, और वो भी मिस्टर अग्रवाल थे। तो मैंने उन्हें बड़ा समझाया कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या किया जा सकता है, पूरा अपना पेपर दिया, 7 पेज का पेपर दिया कि, और मेरी पुस्तक में भी है जो कि नक्सल सॉल्यूशन टू नक्सलिज्म। हाँ। तो इसके बाद ही मैं वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिला छत्तीसगढ़ में, एक दिन बाय द वे अपने खर्चे पे गया जी। लेकिन मैंने देखा वहाँ पर किसी को भी इस और जो मूल इसका हल है, हाँ। उस पर कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और इसमें बड़ा इन्वॉल्व होना पड़ता है, और कलेक्टर लोगों को बड़ा अप्रिय काम करना पड़ेगा, जैसे भी कोरोना में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चुटकी बजाई और हो गया, या फिर जादू की छड़ी घुमा दी और ये सारा काम हो गया। चुटकी बजाते ही आजकल तो बहुत कुछ ये सारी चीज चल रही है। आपको मेहनत करनी होगी, शुरुआत से काम करना होगा, तब जाकर अंत में परिणाम निकल के सामने आएगा। लेकिन इतना धैर्य है कहाँ। यहाँ पर फोकस किया जाता है कि 5 साल सरकार को पूरी करें, उसके बाद बाकी की चीज़ों पर फोकस किया जाए। शिवनराग पटेरिया जी भी जुड़ गए हैं। अग्रवाल जी, मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर अग्रवाल जी, शिवनराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं। पटेरिया जी, इच्छा शक्ति जवाब दे देती है लगता है राजनीतिक दलों की, तभी इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाता। वरना डॉक्टर पीके अग्रवाल जी जैसे जो नक्सली समस्या के विशेषज्ञ हैं और कई बार सुझाव दे चुके हैं, हर जो वरिष्ठ लोग हैं वो सभी लोग सुझाव दे चुके हैं, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं हुआ। देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है कि वास्तव में नक्सलवाद को सुलझाना कोई नहीं चाहता है। जिन राज्यों ने सुलझाना चाहा उन्होंने सुलझा दिया। नक्सलवाद की जो जननी है वो पश्चिम बंगाल की नक्सलवाड़ी है, और वहाँ पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद लगभग दम तोड़ चुका है। वहाँ सिद्धार्थ शंकर रे ने बुलेट फॉर बुलेट के फार्मूले को अडॉप्ट किया और वास्तव में इरोड हो गया। तेलंगाना उसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ ग्रेहाउंड फोर्स ने बड़ा बेहतर तरीके से काम किया है। दरअसल सरकारें काम करना चाहें तो काम कर सकती हैं, लेकिन नहीं करना चाहें तो उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। एक बहुत ही मशहूर पुलिस अफसर हुए हैं KPS गिल साहब का नाम सबने सुना होगा। पंजाब में उन्होंने आतंकवाद से मुक्ति दिलाई थी। वो छत्तीसगढ़ सरकार के एडवाइजर बन के पहुंचे, और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनसे क्या कहा कि जब उन्हें कुछ चीज़ों के लिए कहा कि इस तरह से काम करेगा, तो उन्हें कह दिया अपना वेतन लीजिए, भत्ता लीजिए, आराम करिए। उनका जो चर्चित इंटरव्यू आज भी गूगल बाबा की शरण में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि एक तो पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर वह नहीं है, दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का आप साथ लीजिएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ का बस्तर जो इलाका है वो आरामगाह बन गया। अबू जवान मैंने जाके देखा है। वर्मा साहब को भी बहुत आदर के साथ जानता हूँ, सब बहुत मशहूर अफसर हैं। इन लोगों का उपयोग करते हुए अजीत जोगी साहब के ज़माने में आपको वहाँ पर एडवाइज़र हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात है कि जो साहब स्वर्गीय होंगे, उनके साथ मैंने अबूझमाड़ के कई हिस्सों में गया हूँ, और उसके अगले दिन उनके कलेक्टर मिस्टर व्यास को किडनैप भी कर लिया गया था। बताने का मकसद है कि मैंने बहुत करीब से सारी कुछ चीज़ों को देखा है। ज़मीन सुधार करिएगा, इसके लिए सुदीप बनर्जी साहब ने एक मालिक मकबूजा को लेकर बड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। वो रिपोर्ट आज कागजों में दफन हो गई है। किस किस्म का अत्याचार और अन्याय होता है ये बस्तर में आप गली गली देख सकते हैं। एक मशहूर नाटक है, नाम शायद रानी नागफनी की कहानी है। उसमें कहा गया था कि बस्तर पर खर्च हुआ पैसा अगर वास्तव में खर्च हो गया था तो रायपुर से लेकर जगदलपुर तक चांदी की सड़क पड़ जाती। आज बस्तर का पूरा जो इलाका है वो शोषण के टापू में तब्दील हो गया है। बहुत दिक्कतें हैं। मुझे लगता है चाहता कोई नहीं है, बातें बहुत होती हैं। यही आपने मन की बात बोल दी है पटेरिया जी, ढीली कमान है लोगों की, तो आप क्या कर सकते हैं। मन की बात आपने बोल दी है कि चाहता कोई नहीं है। बातें बहुत लंबी लंबी, बहुत बढ़िया, जैसे वो बोलते हैं गुड़ में चाशनी में लपेट के बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हुजूर में जाके मैंने तो किताब लिखी है व्यवस्था के खिलाफ बंदूक के सारे मुद्दे को लेकर नक्सलवादियों से। ठीक है, केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी कांग्रेस से तो अभय नारायण राय साहब नहीं जुड़ पाए अभी, लेकिन केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। केदार गुप्ता जी, शहादत का सिलसिला लगातार जारी है, नक्सल समस्या बड़ी होती जा रही है, लोग परेशान हैं, छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। क्या छत्तीसगढ़ की अभी की सरकार या पूर्व की सरकार इस समस्या के समाधान करने के लिए क्या वाकई सीरियस है, कृत संकल्पित थी, या फिर नहीं ठीक है 5 साल निकालने हमें तो और बस इतनी श्री कर देनी है?
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं शहादत हुए वीर जवान को सैल्यूट करता हूं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी। उन्होंने नक्सलियों को मारकर और वीर गति प्राप्त की है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस का बड़ा योगदान, बार बार अपनी शहादत और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ना कोरोना पे ना नक्सलवाद पे राजनीति करना नहीं चाहती, पर समीक्षा और बातचीत करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सरकार जब 15 वर्षों तक थी तो उसके पहले नक्सलवाद की क्या स्थिति थी, बड़ी भयावह स्थिति थी। और मैं बोलूंगा कि सरगुजा संभाग, वहां से जड़ समेत नक्सलवाद को डॉक्टर रमन सरकार में उखाड़कर फेंका गया। अच्छा। बस्तर में आखिरी में देखिए आप तो 2015 में प्रहार 1, प्रहार 2 और प्रहार 3 जैसे ऑपरेशन किए जिससे नक्सलवादी बैकफुट पर आए। उसके बाद सरकार बदली और सरकार का अगर आप पहला रूप देखें, मैं फिर से कहूंगा, हम राजनीति नहीं करना चाह रहे, पर चर्चा करनी पड़ेगी। सरकार ने कहा कि हम नक्सलवादियों से बात करेंगे, हम जनता से बात करेंगे, हम वहां व्यापारियों से बात करेंगे और उसके बाद समाधान निकालेंगे। तो ऐसा लगता है कि एक सॉफ्ट अप्रोच शुरू हो गया था सरकार बदलते साथ ही। अन्यथा कह रहे थे हम नई नीति लाएंगे, तो आज 1.5 साल हो गए, कहाँ है नीति? उन्हीं नीतियों पर आप काम कर रहे हैं और उन्हीं पर आरोप भी लगाते हैं कि वो पुरानी सरकार ने। केदार जी जरा एक बात बताइएगा, केदार जी हम जरा एक बात बताइएगा, मेरे को भी कहा गया है पीछे से कि जरा ये सवाल जरूर पूछा जाए यहाँ पर कि सरकार का भी फोकस क्या होना चाहिए, सरकार का फोकस अभी क्या होना चाहिए? एक कोरोना, दूसरा नक्सल, तीसरी अर्थव्यवस्था गिर रही है, चौथी और भी बहुत सारी चुनौतियां, तो कौन सी वाली चुनौती प्राथमिकता में होनी चाहिए? देखिए, कोरोना और नक्सलवाद मैं समझता हूं कि इसको बराबर प्राथमिकता के साथ, क्योंकि विभाग अलग अलग है। नक्सलवादियों से सरकार का एक विशेष विभाग लड़ाई लड़ रहा है और मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, तारीफ करूंगा। निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपना जी जान परिवार सब छोड़कर छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को मुक्त कराने के लिए अभियान छेड़ रखा है और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश उनके साथ है। दूसरा, कोरोना महामारी का संकट अभी आया है। तीसरी, अर्थव्यवस्था की बात है तो पूरे देश के लिए अर्थव्यवस्था की बातें केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही है। परंतु कोरोना के लिए भी अगर आप देखेंगे तो रायपुर छत्तीसगढ़ में एक हॉस्पिटल एम्स है जहां पर एडमिट हो रहा है पेशेंट और अच्छे होके जा रहे हैं, एक भी कैजुअलिटी आज तक नहीं हुई। और केंद्र सरकार ने 6 हवाई जहाज भर के लगातार एक के बाद एक एम्स की और बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए दवाइयां भेजी है। एक बार फिर से रामलाल वर्मा जी और डॉक्टर अग्रवाल जी के पास जाऊं, उससे पहले एक बार और शिवनराग पटेरिया जी से कमेंट ले लेता हूं। शिवनराग पटेरिया जी, चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन प्राथमिकताएं क्या है इस दौर में सरकार की? देखिए, मुझे लगता है सरकार की सारी प्राथमिकताएं हैं। अगर किसी व्यक्ति से पूछें उसकी प्राथमिकता क्या है तो उसे भोजन भी चाहिए, उसे कैरियर भी चाहिए, उसे जीवन भी चाहिए, उसे ऑक्सीजन भी चाहिए। तो मुझे लगता है प्राथमिकताओं को आप बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है तात्कालिक सारी दिक्कत तो कोरोना से है, कोरोना से आपको निपटना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को, नक्सलवाद को आप छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। नक्सलवादी तो इसी फिराक में घूमते ही रहते हैं, लगातार हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। मुझे लगता है कि जो अप्रोच केपीएस गिल की थी या जीएफ रिवेरो की थी या सिद्धार्थ शंकर रे की पश्चिम बंगाल में थी, जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कभी नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था उसको नक्सलवादियों से मुक्त करा दिया था। मुझे लगता है गोली का जवाब सिर्फ गोली होना चाहिए और बचने के लिए आपको पास में सोशल एक रिहेबिलिटेशन के पैकेज आपके पास होना चाहिए। आपने देखो पैकेज किस तरह से होते हैं, कैसे कौन से नक्सलवादी सरेंडर करते हैं। अधिकांश जो सरेंडर करने वाले नक्सलियों के साथ आप भरमार बंदूकों के साथ दिखाते हैं, लेकिन जब वो हमला करते हैं तो अत्याधुनिक हथियार उनके पास होते हैं। यानी समझ नहीं आता कि इतने अत्याधुनिक हथियार कहाँ से हो जाते हैं। कई बार तो जुगाड़ कर लेते हैं। जुगाड़ भी हमने देखी है कि जो नॉर्मल स्नाइपर राइफल होती है छत्तीसगढ़ में, नक्सलियों ने उसको लेकर भी जुगाड़ कर रखी है, दूरबीन लगाकर, बहुत सारी चीज़ें। अभय नारायण राय जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राय साहब, बहुत सारे मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ सरकार को, अलग अलग मोर्चों पर लड़ रही है, अर्थव्यवस्था से भी, कोरोना से भी, नक्सलियों से भी। आप लोगों की प्राथमिकता क्या है और अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई में आप कितने कारगर यहाँ पर साबित हो पाएंगे? कैसे हराएंगे दुश्मनों को? नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार सर। निश्चित रूप से कल रात की घटना से हम सब दुखी हैं और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं इंस्पेक्टर शर्मा जी को, जिन्होंने 4 नक्सलियों को मारे, बहुत सामान बरामद किया, लेकिन दुखद रहा कि उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। जहां तक
मोर्चे की बात है और हमारी रणनीति की बात है। हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के सपोर्ट नहीं करने के बाद भी अर्थव्यवस्था से लड़ रहे हैं, और हम नक्सली घटनाओं से भी लगातार दो हाथ कर रहे हैं। कहीं हम उनसे कमजोर नहीं है। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलियों के साथ रही, कोई रणनीति नहीं बनाई। उनके डॉक्टर रमन सिंह तो नक्सलियों को अपना हितैषी कहते थे, उनके पुत्र अभिषेक सिंह उनको शहीद का दर्जा देते थे, तो मनोबल उनका उन लोगों ने बढ़ा के रखा था। हमारी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि नक्सलियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो जिस भाषा में हमसे बात करेंगे, हम उनसे गोली की भाषा गोली से बात करेंगे, बातचीत की भाषा में बातचीत से बात करेंगे। लेकिन जो नक्सली पीड़ित लोग हैं, जिन पे नक्सलवाद के कारण और नक्सलियों के कारण वहां का विकास रुका हुआ है, वो हमारी प्राथमिकता में है। हम उनको लेकर उनसे टॉक कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और उनका सहयोग लेकर जिस तरह जनता ने हमको वहाँ सभी सीटें जीत कर दी है, तो हम बस्तर की जनता के साथ, हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और नक्सल पीड़ित लोगों के साथ हम पूरी तरह। ठीक है डॉक्टर रामलाल वर्मा जी, राय साहब मैं 1 मिनट में आता हूं, जरा रामलाल वर्मा जी से मैं बात कर लूं। रामलाल वर्मा जी, मैं आपने एक लाइन कहना चाहता हूं। बोलिए। आज तक गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने गोली का जवाब गोली से देंगे ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही इस प्रकार की कोई कार्य योजना बनाई। जब इनको अवसर मिलता है कि टीवी के सामने आए, तब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वही योजना चल रही जो डॉक्टर रमन सरकार के समय थी। और आपने जो कहा कि जब ये समर्पण करते हैं तो भरमार बंदूक के साथ करते हैं, निश्चित रूप से ऐसा होता है। इसमें समर्पण के समय ये आवश्यकता है कि वर्तमान समय के हिसाब से कानून को बदला जाए। एक किसने कहा गोली का जवाब गोली से देंगे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों को? आज तक नहीं। आप टीवी चैनल में आकर ऐसी बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद की लड़ाई में आपके साथ है। राय साहब, नीति बनाई, उसके 4 नक्सली मारे गए हैं, एक जवान शहीद हुआ, वो नहीं देख रहे हैं। 4 नक्सलियों के मारे जाने पर पीठ थपथपा रहे हैं। उस शहीद जवान नहीं मारा है, वो शहीद होकर भी नक्सलियों से मुकाबला किया है। मैं कहना चाहता हूं, किसने स्टेटमेंट दिया कि गोली का जवाब? इससे पहले हमारे जवानों की शहादत होती है, पुलिसकर्मियों की शहादत होती है। चलिए ये तो ठीक है, कितने ग्रामीण मर जाते हैं आपको पता भी है? हम नक्सलियों को मार रहे हैं। आप नक्सलियों को मार रहे हैं। 100 बरामद हुए। रामलाल वर्मा जी, क्या वाकई आपको थोड़ा सा भी प्रयास नजर आ रहा है यहाँ? थोड़ा सा भी प्रयास नजर आ रहा है, या कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नक्सलाइट समस्या जिस प्रकार से वहाँ पे सोची जा रही है, ये नक्सलाइट समस्या उस प्रकार की नहीं है। देखिए, बंगाल से स्टार्ट हुआ। बंगाल में नक्सलाइट समस्या हुई थी, गरीबों और धनवान के बीच में थी। ये समस्या आपके छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये नक्सलाइट सब क्रिमिनल्स हो चुके हैं। इनका किसी से, आदिवासी भी गरीबी लोग हैं, परंतु उनको उनसे उनकी सहायता के लिए या उनसे किसी प्रकार से कोई भी किसी टाइप की भी उनकी मदद के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी आप बात करते हैं कि हम वहाँ पे उस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्षेत्र की सहायता करना चाहते हैं, क्षेत्र में हम प्रोग्रेसिव चीज़ें लाना चाहते हैं, परंतु नक्सलाइट लाने नहीं देते हैं। नक्सलाइट ना तो रोड बनने देते हैं। तो यही है ना रामलाल वर्मा जी, और इसीलिए आज मैं ये बात कह रहा था कि आपके जैसे डॉक्टर अग्रवाल जी के जैसे, शिवराज पटेलिया जी के जैसे सभी विद्वान लोग यहाँ पर बैठे, और सभी विद्वान वक्त वक्त पर सलाह सरकार को देते रहते हैं, लेकिन वो सलाह सरकार के सर के ऊपर से निकल जाती है शायद, या फिर सरकार उन पर पालन नहीं करना चाहती है, या फिर उन पर ध्यान नहीं देना चाहती है। और यही बात है, अभी की सरकार से पूछो तो पुरानी सरकार में सब हुआ, पुरानी सरकार से पूछो तो हम तो सब काम कर रहे थे, अभी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। और पिस्ती कौन ही है? पिस्ती है जनता, और हमारे जवान शहीद होते रहते हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त कम है, चर्चा पर विराम लगाना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।